नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि कल एक बहुत बड़ी न्यूज आई कि KuCoin जो है इंडिया का पहला ग्लोबल एक्सचेंज बना जिसने इंडिया में अपने आप को FIU कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी क्रिप्टो मार्केट के लिए, स्पेशली इंडियन क्रिप्टो यूजर्स के लिए, जो काफ़ी टाइम से इंडियन एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। और ये हुआ क्यों? पिछले दिसंबर महीने में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस वही इंडिया में चलेंगे जो अपने आप को FIU कंप्लाइंट कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे इंडिया में। अदरवाइज उनके URLs को ब्लॉक कर दिया गया था एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के बाद। और साथ साथ में उनके एप्स को भी प्ले स्टोर और एंड्रॉयड स्टोर से जो है रिमूव कर दिया गया था, प्ले स्टोर से। अब इस कड़ी में अभी पिछले हफ्ते की खबर थी, 4-5 दिन पहले की, OKX एक्सचेंज ने बैकआउट किया और उसने कहा कि हम अपनी सर्विसेज इंडिया में जो है 30 अप्रैल से बंद कर रहे हैं। लेकिन उसी के 2 दिन बाद ये न्यूज आई कि KuCoin ने खुद को इंडिया में रजिस्टर कर लिया ऑफिशियली। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं KuCoin की तरफ से, ये KuCoin एक्सचेंज इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है एक्स पे जारी किया गया था कि ग्लोबल क्रिप्टो इंडिया ट्रस्ट द फर्स्ट कंप्लायंट ग्लोबल एक्सचेंज जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा। अब देखिए, इसमें दो चीजें कंफ्यूजिंग थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसने KuCoin ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, अब इसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिलना दो अलग अलग चीजें हैं। लोगों का ये मानना है कि KuCoin को लाइसेंस मिल गया इंडिया में। जी बिल्कुल नहीं, लाइसेंस अलग चीज है, FIU की गाइडलाइंस जो है अलग है। और वो गाइडलाइंस क्या है, FIU के गाइडलाइंस के तहत इनको क्या करना पड़ेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको सिंपल और सरल भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो गाइडलाइंस है FIU की, उसी गाइडलाइंस के तहत मैं एक बार आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ कि करना क्या है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है क्या करना, क्या इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द मीनेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, proliferation, financing and other related serious crimes, PMLR cast an obligation on every reporting entity to involve an internal mechanism। अभी देखिए इसमें है क्या, एक्चुअली FIU क्या कह रहा है कि जो भी हमारे यहाँ पे एक्सचेंज रजिस्टर करेंगे, सबसे पहले तो किसी भी एक्सचेंज को हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो उस डॉक्यूमेंट के साथ में इंडिया आए, FIU के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे उसको सबमिट करें और FIU जो है उन सारी चीज़ों को एक बार अपनी तरफ से वेरीफाई करेगी। उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि आपको FIU का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले या ना मिले। इंडिया में वर्क करने का, आपको एक्सचेंज रन करने का, बिजनेस रन करने का लाइसेंस, अपना ये रजिस्ट्रेशन मिले कि ना मिले, ये चीज़ें FIU डिसाइड करेगी। अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले कि आपकी कंपनी के पास, आपको पहले अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है FIU को। आपकी कंपनी के ओनर्स कौन कौन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है FIU को। और अगर आपकी कंपनी इंडिया में किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उस कंपनी के बारे में भी, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो आपका जो एग्रीमेंट बना होगा, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है FIU को। उसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट है, पिछले 3 साल का GST सर्टिफिकेट लगेगा। तो बेसिकली देखिए होता है क्या है कि जब हम लोग किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन फीस कटता है। तो मतलब वही एक हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज हो गया वो, कि वो हमको सर्विस देते हैं, उसके बदले में हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अब तक ग्लोबल एक्सचेंजेस जो थे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे, उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि GST सर्टिफिकेट नहीं होगा या GST नंबर उन्होंने नहीं लिया होगा। तो इसके लिए उनको हो सकता है कि कुछ पेनल्टीज वगैरह के साथ में वो इस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हो सकता है FIU के साथ में, क्योंकि GST सर्टिफिकेट उनके पास तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ रिक्वायरमेंट है TDS की, कि TDS अगर आप डिडक्शन कर रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो मुझे बेसिकली वो भी नहीं रहेगा क्रिप्टो ग्लोबल एक्सचेंजेस के पास, तो उसके लिए भी इनको FIU के साथ बैठ के इन चीज़ों को पेनलाइज के थ्रू जो है सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हाँ, अब उसके बाद इनको क्या देना पड़ेगा कि जैसे कि गवर्नमेंट अगर अपनी जो FIU है एजेंसी है, वो जो भी इनसे इंफॉर्मेशन मांगेगी,
प्लस इनको जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगी वो इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है। ये पूरा 26-27 पेज का एक प्रोफाइल है जो उनकी तरफ से जो जो रिक्वायरमेंट है, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, इसकी पोस्ट कर दूंगा। ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से लेके इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर कोई बल्क में ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो सस्पिशियस लग रही है, तो उसके बारे में एफआईयू को रिपोर्ट करना है उनको। और ट्रांजेक्शन कोई भी ऐसी है ट्रांजेक्शन जो उनको सस्पिशियस लग रही है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लग रही है, एक्सचेंजेस को उनको विद इन टाइमलाइन जो है एफआईयू को इन्फॉर्म कर देना है इसके बारे में। प्लस अब वो उनको क्या करना है, यहाँ के लोकलाइज बैंकों के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को उनको रेगुलराइज करना पड़ेगा। प्लस उसके अलावा कि इनको अपनी कंपनी का जो पिछले 3 साल की जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें जो है एफआईयू को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एफआईयू को इतनी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करने के बाद ही आप एफआईयू के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और उसमें फिर एफआईयू की जो टीम है वो इसको पूरी तरह से वेरीफाई करेगी और फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करेगी। तो इसका मतलब है कि कुकॉइन एक्सचेंज ने इन सारी चीज़ों को कर लिया है, इन सारी चीज़ों को कुकॉइन ने फॉलो किया है, तभी वो आज इस स्टेप तक पहुंचे हैं जहां पे वो अपने आप को ये कह सकते हैं कि वी आर द फर्स्ट ग्लोबल एक्सचेंज टू रजिस्टर्ड इन द इंडिया एज पर CFIU। तो दोस्तों इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल नहीं है ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए। अगर जो भी एक्सचेंजेस बैकआउट कर रहे हैं, ये फिलहाल के लिए ये उनके अपने लिए नुकसानदायक है, क्योंकि सब कंट्रीज में, हर एक कंट्री में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हर एक कंट्रीज में अपनी अपनी ऑलरेडी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट्स है। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले, पिछले कई दिनों से भी मैं वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि अलग अलग कंट्रीज में, स्पेशली यूरोपियन यूनियंस में, सब कंट्रीज में इसको लेकर गाइडलाइंस हैं। इवन G20 की जो समिट हुई थी उसमें भी सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि इसके ऊपर वो काम करेंगे, और जो लॉ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के, इन सारी चीज़ों को वो लोग थोड़ा स्ट्रांगली फॉलो अप करेंगे। तो लगभग हर यूएस में अपना इसकी पॉलिसीज है, जो एक्सचेंजेस वहाँ पे रन करते हैं वो यूएस के गाइडलाइन के थ्रू रन करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जो भी एक्सचेंज रन कर रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज की गाइडलाइंस है, वहाँ पे स्ट्रिक्टली उसके थ्रू रन करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, मेरा कहना इतना ही कि अगर आप इंडिया में रन कर रहे हैं तो लैंड ऑफ द लॉ आपको फॉलो करना, लॉ ऑफ द लैंड जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में जो भी लॉ है, आप इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। गवर्नमेंट जो भी डिटेल्स आपसे मांगती है वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कुकॉइन ने फुलफिल की, और इसके तहत उन्होंने भारत के एफआईयू एजेंसी के साथ में पूरी तरह से सहयोग किया, और वो अपनी सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करने के लिए एग्री हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से कुकॉइन ने पहला स्टेप लिया, हो सकता है आपको आने वाले टाइम में दिखेगा बाइनेंस और बाइबिट जैसे एक्सचेंज भी जो है इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और वो अपने आप को इंडिया में रजिस्टर करा लेंगे। अच्छा, इसमें एक और कन्फ्यूज़न था, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम था कि फिर फॉरेन और इंडियन एक्सचेंज यूज करने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, जो इंडियन एक्सचेंज पे जो ट्रेडर्स यूज करते हैं, आए दिन उनकी समस्या रहती है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करते हैं, विड्रॉवल फेस करते हैं, डिपॉजिट फेस करते हैं, सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अभी जब ग्लोबल एक्सचेंजेस है, वहाँ पे एटलीस्ट लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स की प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो लोग जो आपको अगर TDA 1% TDS और 30% टैक्स देके इंडियन एक्सचेंजेस की सर्विसेज को यूज करना है, जिससे कि लोग परेशान है काफ़ी टाइम से। मैं आए दिन देखता हूँ लोगों के एक्स पे कमेंट रहते हैं, पोस्ट रहती है, किसी का कहीं फंसा हुआ है पैसा, किसी का कहीं फंसा हुआ है। तो अगर वही पे फीस पे या वही सर्विसेज पे अगर आपको एक बेहतर एक्सचेंज यूज करने मिलता है तो वो बेहतर है लोगों के लिए। और काफ़ी सारे लोगों का ये मानना भी है कि कुकॉइन एक्सचेंज आने के बाद इंडिया के क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत अच्छा हो सकता है। और मोस्टली जो इंडियन यूजर्स हैं, अब तक जो प्रॉब्लम हो रही थी कि लोग इंडियन एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि एफआईयू की गाइडलाइन के थ्रू जो था शिकंजा कसता जा रहा था। लेकिन अभी जब ग्लोबल एक्सचेंजेस में एंटर कर चुके हैं तो बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि फिर से लोग जो है इंडियन एक्सचेंजेस की बजाय फिर से उन्हीं एक्सचेंजेस पर शिफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि जो सेम स्ट्रक्चर उनको यहाँ पे करना है वहाँ पे भी पे करना है, तो सर्विसेज वहाँ पे बेहतर मिल रही हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडर्स उस तरफ ही मूव करेगा, जो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है वो उस तरफ ही मूव करने वाली है। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपने आप को बेहतर करेंगे तो उनके पास यूजर्स बचेंगे। अगर वो अपनी सर्विसेज को इसी तरह चलने देंगे जिस तरह से सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, तो आने वाले टाइम में एक्सचेंजेस सारे जो ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं एफआईयू होने के बाद
उनकी कम्युनिटी जो है FIU एक्सचेंजेस की तरफ मूव कर जाएगी और ये इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि FIU के तहत आखिर करना क्या है और ग्लोबल एक्सचेंजेस आखिर इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो KuCoin के इसमें एंट्री मारने के बाद उम्मीद है कि दूसरे सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी इस चीज़ को एनालाइज करेंगे और वो भी इन चीज़ों को गाइडलाइन को फॉलो करते हुए खुद को इंडिया के मार्केट में इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। किसको अभी अगर इसके रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस इन्फॉर्मेशन को जान पाएँ। धन्यवाद।